हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटी नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 मेजर पेपर यूनिट 3 कंडक्टिंग इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो यूनिट है इसमें हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यूनिट 2 कर चुके हैं जिसमें हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बीए प्रोग्राम का कोर्स है सेमेस्टर 4 का, जिसमें कि आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो गए, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो गए या एसएल के स्टूडेंट्स हो गए, इन सभी के काम आने वाला ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका संविधान के अंदर जिक्र किया हो, यानी कि हमारे संविधान में लिखित रूप से उसका जिक्र किया हो, इन रिटर्न में लिखा हो। तो आर्टिकल 324 ये कहता है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा जो कि इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सुप्रिटेंडेंट टेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, यानी कि इलेक्शंस इसी के अंडर में करवाए जाएंगे, इसको डायरेक्शन भी यही करेगा और इसको कंट्रोल करने का काम भी इसी का होगा। ठीक है, अब कौन कौन से इलेक्शन कराएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये कराएगा पार्लियामेंट के इलेक्शन। पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों आता है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में आपकी राज्य के चुनाव आ जाते हैं। स्टेट इलेक्शंस होते हैं जैसे कि बिहार के चुनाव, राजस्थान के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उनको भी कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। उसके बाद हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, दोनों के इलेक्शन ये करवाता है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने के लिए है कि जो भी आपके म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, उन दोनों को कंडक्ट कराने का काम ये नहीं करता है। इसके लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो इस तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में इसका जिक्र क्या है लिखित रूप से अंडर आर्टिकल 324 के अंडर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होंगे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सबसे पहले होंगे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये होंगे हेड, ये इलेक्शन कमीशन के हेड होंगे और इनकी सुपरविजन में, इनके कोऑर्डिनेशन में सारे इलेक्शन की फंक्शनिंग होगी, यानी कि मेन जो कोऑर्डिनेट करने का, सुपरवाइज करने का काम है, इन्हीं की देखरेख में सभी तरह के ये चारों इलेक्शंस होंगे जो आपको बताएं। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे? दो होंगे और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो भी राष्ट्रपति करेगा और इनके पास जो पावर होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी किसके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर के इक्वल होगी और डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के इक्वल में होगी। उसके बाद आपका आता है रीजनल कमिश्नर। रीजनल कमिश्नर, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी रीजन के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की जरूरत है तो वो वहां पर अपॉइंट करता है रीजनल कमिश्नर को। यहाँ पे यानी ये तब अपॉइंट की जाती है जब जरूरत हो। उसके बाद सेक्रेटेरिएट एंड स्टाफ। सेक्रेटेरिएट यानी आप इस तरह से समझिए कि एक ऑफिस जिसमें इलेक्शंस के सभी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी काम होंगे उसको मैनेज करना, वो सारे काम करवाए जाते हैं। वो तो एक प्रॉपर ऑफिस है जो कि आपका न्यू दिल्ली में है, वहां से इसके सभी काम का कोऑर्डिनेशन होता है, संचालन होता है, मैनेज होता है। ठीक है, तो ये चार हो गए सीईसी इलेक्शन कमिश्नर्स, ये दो होते हैं आपके। फिर उसके बाद आपका रीजनल कमिश्नर आते हैं, फिर सेक्रेटेरिएट एंड स्टाफ आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अपॉइंटमेंट, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड अलाउंसेस और रिमूवल, इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है कि अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 2, यानी आर्टिकल 324 का जो क्लॉज 2 है उसमें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और ऑल्सो रीजनल कमिश्नर, यानी जो भी अभी मैंने इससे पहले आप बताया आपको, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर रीजनल तक, सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, इसके बाद इसका टेन्योर यानी कितना एक कार्यकाल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कोई बात नहीं करता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स स्पेसिफिक टेन्योर फॉर द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी कानून बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग इनका जो ऑफिस होता है वो 6 साल या तो अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो उसमें उतना इनका टेन्योर होता है। यानी आप इस तरह से समझिए, या तो ये 6 साल तक काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6 साल से पहले ही, अभी इन्होंने 2 साल ही काम किया और इनकी जो एज है 65 हो गई, तो ये रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब 6 साल पहले हो गए तो 6 साल, और एज अगर पहले हो गई 65 तो 65 पे रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो टेन्योर है या तो 6 साल या तो एज ऑफ 65 यानी 65 साल तक, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ क्लियरली मेंशन नहीं करता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी जितने भी आपके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर लेवल के होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उनकी अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में की जाती है। ये एक तरह से आपका एक काफी दिनों से यही रूल चला आ रहा है कि इसी तरह से इनकी अपॉइंटमेंट होगी। आईएएस मोस्टली आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। सैलरी और अलाउंसेस देख लेते हैं कि सैलरी इनको क्या मिलती है। तो सैलरी और अलाउंसेस इनके में ये लिखा गया कि जो भी सैलरी और अलाउंसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो भी सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं, सेम अलाउंसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन और ये बात है कि जब तक ये अपने पद पर, जैसे ही इनकी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट करने के बाद किसी भी तरह का डिसएडवांटेजमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि मान लो इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई तो इनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो अपॉइंटमेंट के बाद ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी सैलरी 90,000 कर दे, 19,000 कर दे, मतलब डिसएडवांटेजमेंट नहीं कर सकते, कुछ भी कमी नहीं कर सकते। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है जितनी थी उतनी ही होगी, बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल देख लेते हैं। रिमूवल किस तरह से होगा इसका, जिस तरह से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिमूवल होता है, उसी बेसिस पे, उसी ग्राउंड्स पे इनका भी रिमूवल होगा। किस पे? मिसबिहेवियर और एंड इनकैपेसिटी, 2 ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दो बेसिस पे इनका रिमूवल होता है। तो 2 ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है। पहला है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर यानी दुर्व्यवहार या अक्षमता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसके लिए यही है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है। कि जैसे कि सबसे पहले अगर लोकसभा में लेके आ रहे हैं, हटाने का प्रस्ताव अगर लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो 100 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। अगर राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो 50 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में अगर लेके आए हैं तो लोकसभा का स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा में लेके आए तो राज्यसभा का चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्ट करने के बाद 3 मेंबर की बॉडी बनाई जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये लोग गिल्टी हैं या नहीं है। इसमें ये इलेक्शन कमिश्नर खुद को डिफेंड करने का उनको पूरा मौका दिया जाएगा विद प्रूफ, ठीक है। अगर वो खुद को डिफेंड कर लेते हैं तो ये प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, नहीं कर पाते हैं तो ये बिल, अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो ये जो प्रस्ताव है लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा और फिर उसके बाद वो वोटिंग कराएगा। वोटिंग किस तरह से होगी? स्पेशल मेजॉरिटी से होगी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा, जो सदन होते हैं, पार्लियामेंट के जो कुल मेंबर होते हैं, अगर जैसे लोकसभा में तो लोकसभा के टोटल जो मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, और उसके बाद दूसरी वोटिंग होगी जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत उनका भी चाहिए, तभी ये बिल पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव कर देगा। इस तरह से इनका रिमूवल किया जाता है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल है जो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला ये पार्ट 15 में, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट हैं, यानी 25 भाग हैं, ठीक है। उन भाग में से जो 15 है, भाग 15 यानी पार्ट 15 है, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 324 से 329 तक
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इट डील्स विद द इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दिस मैटर्स, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 324 देखते हैं, ठीक है। इसमें है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगा, ठीक है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है 325, वन जनरल इलेक्शन नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वन जनरल इलेक्शन का मतलब क्या है कि एक ही तरह की सामान्य मतदाता सूची होगी, ठीक है। यानी इलेक्टोरल रोल की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि जिस तरह का वोटर आईडी कार्ड मेरे पास है उसी तरह का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वैसा ही वोटर आईडी कार्ड अन्य के पास होना चाहिए, अदर के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा किस बेसिस पे, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ऐसा नहीं किया जाएगा कि चलो भाई फीमेल है तो उसका लिए अलग प्रोविजन बना दिया, मेल है तो उसके लिए अलग है, दलित है तो उसके लिए अलग है, ठीक है। जनरल इलेक्शन होंगे, सभी के लिए इक्वल होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 326। 326 में अडल्ट सरफेस यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, ठीक है। यानी कि जो भी वोट देने की आयु पे एज तक पहुंच चुका है उसको वोट देने का राइट है, ठीक है। ये इंडिया में कितना है, 18 साल। 18 साल का जो भी व्यक्ति है वो वोट देने के लिए सक्षम है, उसको उससे वोट का अधिकार नहीं छीना जाएगा, ठीक है। इस बारे में आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में 1988 से पहले, 1989 से पहले जो एज की वोट देने की जो मिनिमम एज थी वो 21 ईयर थी, यानी कि 21 साल की एज थी। लेकिन 61 यानी 61वां संविधान संशोधन करके, जो कि कब किया गया, 1988 में किया गया और 1989 से ये लागू हो गया। जो मिनिमम एज थी वोट देने की वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। तो अडल्ट सरफेज का मतलब क्या है कि वे सभी को वोट देने का अधिकार है जो भी उस लायक है, यानी जो भी उस एज तक आ चुका है। उसके बाद आर्टिकल 327 बात करता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक इलेक्शन लॉज, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है वो, उसका काम है सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है, उसको मैनेज करना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। लेकिन वो किसी भी तरह का कोई भी रूल नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, वो कोई पार्लियामेंट नहीं है कि वो रूल बनाएगा। वो सिर्फ एक आयोग है, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराने का काम करे, यानी इलेक्शन किस तरह से करवाने चाहिए वो काम उसका है। लेकिन किसको वोट देने का अधिकार है, कौन वोट दे सकता है, कौन सा कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है, कौन से रूल होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ये सब नियम कानून बनाने का काम किसका होगा, पार्लियामेंट का होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 370 क्या बात करता है कि किसी भी तरह का जो लॉ बनाना है, कानून बनाना है, वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट हमारी बनाएगी, ठीक है। इसी के अंडर में हमारा 1950 का और 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो भी लॉ है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। इलेक्शन कमीशन कोई लॉ नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, वो सिर्फ कंडक्ट करवाता है इलेक्शन। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 328। ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक इलेक्शंस लॉ, ठीक है। यानी कि जो आपके राज्य में जब चुनाव होते हैं, यानी कि महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ के जो स्टेट हैं यानी विधानसभा है यहाँ की, इनको भी लॉ बनाने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने मान लो कोई काम आया और उसके ऊपर पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखा है, ठीक है, और जरूरत पड़ी कि उस पर लॉ बनाना चाहिए, तो वहां पर स्टेट की लेजिस्लेचर वहां पर लॉ बना सकती है, यानी राज्य की विधानसभा वहां पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ बना देगी, मान लो पहले बना दिया, उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो जो इसका स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है ये मान्य नहीं होगा, पार्लियामेंट का ही लॉ मान्य होगा। यानी कि ये तब बना सकती है जब पार्लियामेंट ने नहीं बनाया हो, ठीक है। फिर आर्टिकल 320 क्या कहता है, लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्शन मैटर, ठीक है। इलेक्शन में जुडिशरी इंटरवीन नहीं करेगी, यानी हमारी जो न्यायपालिका है
वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में या इलेक्शन कमीशन में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये कहता है आर्टिकल 329। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए कि पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 25 जनवरी 1950 को, यानी जब भारत आज़ाद हो गया है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, तब हमारे यहाँ 1950 में इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, उससे पहले जो भी गवर्नमेंट चल रही थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी कि वो अंतरिम सरकार थी। एक अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी टाइप की गवर्नमेंट होती है कि जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये 25 जनवरी 1950 को इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद से ये इसको काम करने में 2 साल लगते हैं, मतदाता सूची वगैरह तैयार करने में, और 1952 में हमारे देश में पहले इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुरू में इलेक्शन कमीशन था वहाँ पर सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का हेड पर्सन होता था वो सिर्फ सिंगल होता था। लेकिन जब 1989 में वोट देने की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो इलेक्शन कमिश्नर पर बर्डन आ गया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, मतलब वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया। तो अब जो है वो 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके साथ 2 अन्य होते हैं। ठीक है, 2 अन्य की भी उतनी ही पावर होती है डिसीजन मेकिंग में, वोट देने में उतनी ही पावर होती है जितनी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। काम बढ़ने की वजह से इसकी संख्या बढ़ा दी गई। तो अब ये सिंगल मेंबर बॉडी ना होकर मल्टी मेंबर बॉडी है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपेरेशन ऑफ रोल्स। ठीक है, सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स यानी कि मतदाता सूची तैयार करेगा। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अब आपने सुना होगा डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग वो होता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग, मतलब किस एरिया में कितने लोग वोट देंगे और कितनी सीटें होंगी, इसको पूरा सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है, जो ये तय करते हैं कि जो भी बाउंड्रीज है, जैसे कि मान लो कि हमारे देश में सेंसस होते हैं, जनगणना होती है, हर जनगणना के बाद जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ने के बाद जो भी लोग वोट देने वाले लोग हैं वो भी बढ़ गए, तो इसलिए एरिया को दोबारा से डिसाइड करना पड़ता है कि किस एरिया में कितने लोग वोट देंगे। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन जनरली कब बनाया जाता है? हर सेंसस के बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो परिसीमन डिलिमिट करने का, यानी कितना एरिया होगा, कितने लोग वोट देंगे, इसमें भी इलेक्शन कमिश्नर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो काम करता है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को ये मान्यता देने का काम करता है। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, आपको पता ही है कि जब भी कहीं इलेक्शन होने वाले होते हैं उसकी जो अनाउंसमेंट है और जो उसका शेड्यूल है वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज। अब ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज ये वो होती है, जैसे कि आप मान सकते हैं कि ऐसे सेंसिटिव एरिया या हाइपर सेंसिटिव एरिया जहाँ पे दंगे वगैरह हो जाते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंसिटिव या संवेदनशील एरिया या अति संवेदनशील एरिया जहाँ पर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, ठीक से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, उनको बोला जाता है वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज। ठीक है, असुरक्षा मानचित्रण अभ्यास। ठीक है, ऐसे एरियाज में क्या करता है इलेक्शन कमीशन? पहले से ही देखता है कि भाई पहचान करता है कि कौन कौन से एरियाज हैं। ठीक है, उन एरियाज की पहचान करने के बाद वहां पर क्या करता है? अतिरिक्त पुलिस या सुरक्षा बल तैनात करता है। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा पुलिस या और आपकी जो सेना है, आर्मी है, वहां पर डिप्लॉय की जाती है। फिर उसके बाद उसकी वेबकास्टिंग या आप कह सकते हो सीसीटीवी कैमरे से वहाँ उस एरिया की निगरानी की जाती है। माइक्रो ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया जाता है। माइक्रो ऑब्जर्वर मतलब जो वहां पर देख रेख करेगा कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा,
ताकि वहां पे क्या हो सके, फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके। तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज ये है कि वैसे एरिया जहां पर डर है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, इलेक्शन ठीक से कंडक्ट नहीं हो सकते, दंगे फसाद हो सकते हैं, वहां पर निगरानी, स्पेशल निगरानी करने का, आर्मी डिप्लॉय करने का, पुलिस डिप्लॉय करने का काम और उस एरियाज को पहचानने का काम ये किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये शुरू से नहीं था, जब से इलेक्शन कमीशन बना तब से नहीं था, ये टाइम के साथ आया है। ये पहली बार केरला विधानसभा में 1960 में लागू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हुआ। तो पूरे देश में ये लागू कब हुआ है? 1971 यानी 1971 का जो लोकसभा चुनाव है तब ये पूरे देश में लागू हुआ है। अब इसका एमसीसी होता क्या है? एमसीसी होता है कि इलेक्शन के टाइम पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बनाए गए जो भी नियम है, कोड ऑफ बिहेवियर है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। ठीक है, यानी मतलब ये किसी तरह का कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है कि सभी पार्टियां, सभी जो कैंडिडेट है वो इसको माने ताकि इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा सके। ठीक है, चुनाव मतलब इलेक्शन के टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये टाइम के साथ साथ एक ये कंडक्ट बन गया है, बिहेवियर बन गया है जिसको फॉलो करना पड़ता है, एक तरह की ये गाइडलाइंस है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जब से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है तो किसी भी तरह की न्यू स्कीम की अनाउंसमेंट नहीं करेगी, किसी भी तरह की नई योजना की घोषणा नहीं करेगी, कोई भी बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगी, किसी भी सरकारी मशीनरी का मिसयूज नहीं करेगी। मतलब ये गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पर जो भी गवर्नमेंट होती है सत्ता में, ये उसके लिए रूल है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि भाई आपको किसी भी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गए और आपने बोला मैं इस धर्म से हूँ XYZ और मुझे वोट दो, ऐसा नहीं कह सकते। कोई भी हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का आप लोगों को लालच या धमकी नहीं दे सकते हैं कि आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम लोग पैसे देते हैं और वोट लेते हैं, किसी भी तरह की कोई अन्य सुविधा, अन्य चीज़ें लोगों को दी जाती है लालच के रूप में, तो इस तरह का नहीं कर सकते। कैंपेन के क्या क्या रूल्स होंगे, यानी जब चुनाव प्रचार हो रहे होंगे तो क्या होगा, तो तय समय के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि अब आपका जो चुनाव है होने वाले हैं, तो चुनाव से 48 घंटे पहले इलेक्शन प्रचार मतलब चुनाव प्रचार बंद करने होंगे आपको। ठीक है, यानी इसकी गाइडलाइन, लाउड स्पीकर के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है कि भाई ये आपको किस लेवल तक बजाना है। पब्लिक मीटिंग की, अगर कोई भी आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको इलेक्शन कमीशन से लेनी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिक सरकारी गाड़ी का, सरकारी पैसे का, सरकारी भवन का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया। ये कोई रूल नहीं है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया, ये बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। ये एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना होता है, और इसमें अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर एक एक्शंस भी हो सकते हैं, कार्रवाई भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस दे सकता है, उसको उसको उस पार्टी की सार्वजनिक रूप से निंदा कर सकता है। ठीक है, उसके कैंपेन पे बैन लगा सकता है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का बैन लगा सकता है कि भाई आप 3 दिन के लिए बैन कर दिए गए हो क्योंकि आपने हमारी गाइडलाइन को ब्रीच किया है। ठीक है, अगर बहुत ही गंभीर मामला हो गया, कोई भी सीरियस मैटर हो गया, ठीक है, तो क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन, पुलिस के पास जाके FIR दर्ज करवा सकता है उस पार्टी या उस मेंबर के उस कैंडिडेट के खिलाफ। ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है अगर आप उसको लग रहा है कि कोई भी एक सरकारी ऑफिसर है जो कि बायस है, पक्षपात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, तो उसका ट्रांसफर कर सकता है। इलेक्शन को पोस्टपोन करने का या कैंसिल करने का भी राइट इसके अंडर में आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कहीं पे चुनाव में धांधली हुई है तो वहां पर वो इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, जो भी इलेक्शन सिंबल्स मिलते हैं, आपको पता होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, तो वो सिंबल देने का काम जो है
इलेक्शन कमीशन करता है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है। आपको पता ही होगा जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं या एनी अदर ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करने का काम यही करता है। वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है कि वोटर को जागरूक किया जाए कि आप वोट दें ताकि वोट टर्नआउट बढ़े, लोग अपनी वोट के राइट को जाने, ठीक है। ईवीएम और वीवीपैट की चेकिंग करता है, ईवीएम मशीन और वीवीपैट इन सब की चेकिंग की जाती है। ये सब ऐसे फंक्शंस हैं जो प्री इलेक्शन फेज में होते हैं, ठीक है। प्री इलेक्शन फेज यानी कि चुनाव से पहले ये तैयारी की जाती है। अब आता है आपका ड्यूरिंग इलेक्शन फेज, यानी जब आपके इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तब क्या क्या फंक्शंस इसके होते हैं। तो इट इज अ एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस, मतलब ये जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले नॉमिनेशन फिलिंग होती है, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, वो इलेक्शन ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाता है, उसके पास जाएगा और अपना नॉमिनेशन भरेगा। नॉमिनेशन भरने का मतलब ये है कि वो लिखित रूप में एक एफिडेविट देगा कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ इस पार्टी से, वो सारे लिखित रूप में वो देगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि ऑफिशियली तौर पे उसको पहचान मिलेगी कि आप हाँ इलेक्शन लड़ोगे। इसमें उसको एक एफिडेविट भी जमा कराना पड़ता है जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति का, एसेट्स का ब्यौरा देता है, लाइबिलिटीज का, ठीक है, उसके पास उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं उसका ब्यौरा देता है, उसकी एजुकेशन कितनी है, इस सब का ब्यौरा वो इसमें देता है एफिडेविट के साथ, ठीक है। ये एफिडेविट देने का जो सिस्टम है ये पहले नहीं था, ये 2003 के बाद से आया, ठीक है। 2003 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी पार्लियामेंट ने रूल बनाया कि आपको ये सारा ब्यौरा देना जरूरी है ताकि आपका जो वोटर है वो जान सके कि आप किस लायक हो, यानी कि क्या कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितने क्रिमिनल केसेस है, आप कितने पढ़े लिखे हो, इसलिए ये एफिडेविट जमा कराना जरूरी है, ठीक है। तो ये एफिडेविट जमा सबमिट किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, फिर उसके बाद जांच की जाती है, यानी इलेक्शन कमीशन ये जांच करता है कि जो भी इन्होंने दी है हमें इन्फॉर्मेशन वो सही है या नहीं, ठीक है। विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मुझे भाई इलेक्शन नहीं लड़ना है और मैं अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर अंदर वो अपना नाम वापस ले सकता है, ठीक है। कैंपेनिंग की जाती है, ठीक है, इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग की जाती है कि भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें आके ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। पोलिंग यानी इलेक्शन करवाना, पोलिंग मतलब पोलिंग वो बनाए जाते हैं, बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे लोग जाके वोट दे सकते हैं। सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट यानी कि पुलिस को डिप्लॉय करना, आर्मी को डिप्लॉय करना, सारी मैनेजमेंट देखना, वो सारी चीज़ें। ऑब्जर्वर मॉनिटरिंग, ठीक है, ऑब्जर्व करना, देख रेख करना इलेक्शन कमीशन के अंडर में। एमसीसी इन्फोर्समेंट यानी कि एमसीसी पूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे पूरी तरह से लागू हो चुका होता है, ठीक है, अब वो काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं पोस्ट इलेक्शन, इसका क्या फंक्शन है। पोस्ट इलेक्शन क्या हो गया, भाई इलेक्शन खत्म हो चुके हैं तो अब क्या होगी, काउंटिंग वोट्स, वोट की काउंटिंग करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है, कि किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, कौन हारा है, कौन जीता है, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट लेके आई है, मेजोरिटी में है, तो रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम, यानी जब तक इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये पार्टी जीत गई तब तक नहीं माना जाता, तो इसलिए रिजल्ट का डिक्लेयर करने का काम इसका होता है, ठीक है। रिकाउंटिंग, अगर जरूरत पड़ती, कभी कभी किसी बूथ पे हंगामा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो वहां पर रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। रिकाउंटिंग का मतलब क्या है कि दोबारा से गिनती कराना, अगर जरूरत पड़े, कोई पार्टी है और उसे लग रहा है कि गिनती ठीक से नहीं है तो रिकाउंटिंग करवाने का काम, यानी दोबारा से गिनती करवाने का काम भी क्या है, वोटों की गिनती कराने का काम भी ये करता है। उसके बाद इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन पिटीशन का मतलब ये है कि अगर किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को जो इलेक्शन में खड़ा था उसे लग रहा है कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो फ्री एंड मतलब फेयर रिजल्ट नहीं है, यानी उस रिजल्ट में कुछ धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने कोई गड़बड़ी की है, तो वो किसके पास जा सकता है, या चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो वो जा सकता है कहाँ पर, कोर्ट में। कोर्ट में कहाँ पे, हाई कोर्ट में जा सकता है
विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर, जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके 45 दिनों के अंदर अंदर वो कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जाके अपने पिटीशन दायर कर सकता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए उसके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो जब इलेक्शन के रिजल्ट आगे डिक्लेयर हो गया तो जिसको भी मेजोरिटी मिलती है गवर्नमेंट फोर्स फॉर्मेशन होता है, नई गवर्नमेंट बनाई जाती है, नई सरकार का गठन होता है। एंड ऑफ एमसीसी यानी कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पे, मतलब जब भी चुनाव खत्म हो गए, गिनती वगैरह हो गई, उसका एंड हो जाता है, एमसीसी यही। चलिए अब नॉन इलेक्शन फेज, अब ऐसा टाइम जब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन बहुत टाइम है, तब इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? इलेक्शन रिफॉर्म्स, भाई जो जो सुधार करने चाहिए इलेक्शन में वो सुधार करने का काम ये करते हैं। ठीक है, कुछ भी रिफॉर्म्स लेके आने हो। वोटर अवेयरनेस यानी वोटर को जागरूक करना, इसमें आपका एक टॉपिक है स्वीप। ठीक है, SVEEP, इसका होता है फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन पार्टिसिपेशन। ठीक है, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और वोटर टर्नआउट को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। ठीक है, ये कब शुरू हुआ? ये 2009 से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले ये नहीं था। इसमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को जागरूक करना ताकि वो वोट दे। ठीक है, इसमें क्या होता है? वोटर अवेयरनेस कैंपेन होती है कि भाई कैंपेन चलाया जाता है कि आप अपने वोट देने के अधिकार का यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद वोटर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस कि भाई आप अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाइए, वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, पार्टिसिपेशन कीजिए। ठीक है, विमेन का पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वोट दें। यूथ है यानी जो जो भी 18+ हुए हैं वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं और वोट देने जाएं। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, ऐसे लोग जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं या गाँव के लोग, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो कि बहुत ही समाज के हाशिए पर लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी पहुँच नहीं है, बहुत ही पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वोट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उनकी वहाँ तक पहुँच कर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ठीक है, उनको भी शामिल करना। उसके बाद शहरों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपैथी होते हैं, मतलब उदासीन होते हैं वोटर के प्रति, कौन वोट देने जाए, छोड़ो ना। ज़्यादातर अर्बन जो लोग होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वोट देने में। ठीक है, तो उनकी इस टेंडेंसी को चेंज करना, उनके इस बिहेवियर को चेंज करना कि नहीं, वोट देना आपका राइट है और आपका हक बनता है कि आप अपने वोट दे के आप अपनी सरकार को चुनें। ठीक है, तो एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, ये 2009 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद इसके लिए क्या क्या करते हैं? कैंपेन चलाई जाते हैं, जगह जगह ऐड करवाई जाती है, रैलीज करवाई जाती है, स्ट्रीट में प्लेस करवाते हैं, ये सब इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, कि किसी तरह का नाटक वगैरह करवाना, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेके आना, वोटर के लिए हेल्पलाइन नंबर या व्हाट्सएप के थ्रू उनको जागरूक करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना कि भाई किस किस तरह से ये चुनाव है कंडक्ट करवाने। पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेशन, पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या नियम है, उनको किस तरह से सिंबल्स वगैरह दिए जाएंगे, वो सारे काम ये करता है। मतलब आप ये कह सकते हो नॉन इलेक्शन का टाइम ऐसा टाइम होता है जब वो थोड़ा सा खाली बैठा हुआ है, तो जो ज़्यादा लेंदी काम है वो इस टाइम करता है। ईवीएम की मेंटेनेंस पे, जो भी ईवीएम रखी है वो ठीक से काम कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है, उनकी देख रेख करना। ठीक है, पॉलिसी रिव्यू, जो भी नीतियाँ बनी हैं उनको रिव्यू करना, देख रेख करना कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला है ये तारकुंडे कमेटी, जिसका फॉर्मेशन हुआ 1974 में। ठीक है, तारकुंडे कमेटी, इसको जो हेड कर रहे थे उनका जो नाम था VM तारकुंडे उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने कुछ सजेशंस दिए, तो इनके बेस पे इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी? रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, यानी कि जो एज देने की मिनिमम, वोट देने की जो मिनिमम एज है वो 21 से घटाकर 18 इसी तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया। ठीक है, उसके बाद मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोर इंडिपेंडेंट, यानी कि इस पे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, यानी स्वतंत्र रूप से ये चुनाव कंडक्ट कराए ताकि सरकार का, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस इसमें ना हो।
उसके बाद कंट्रोल इलेक्शन एक्सपेंसेस, इलेक्शन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खर्च किए जाते हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टीज, उसको कम किया जाए। ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस वोटर आईडी कार्ड। ठीक है। वोटर आईडी कार्ड, आपको पता है ये जो वोटर आईडी कार्ड आपका जो न्यू लेटेस्ट आया है, मतलब जिसमें आपकी फोटो लगी होती है, ये आया है 1993 में, 1993 के बाद में आया है। उससे पहले इसको बोलते हैं एपिक, EPIC नंबर आपको देखा होगा उस वोटर आईडी कार्ड के पीछे होता है। ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, EPIC, EPIC, ठीक है, इससे यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। 1974 से पहले, मतलब 1993 से पहले आपका क्या होता था कि आप वोट देने जाएंगे तो वहां पर एक लिस्ट होती थी, मतदाता लिस्ट, वोटर लिस्ट होती थी। उसमें क्या होता था, लिस्ट लगी हुई है जिसमें आपका नाम लिखा है, आपके फादर या हस्बैंड का नाम है, उसके बाद आपकी एज और आपका एड्रेस। ठीक है। उसमें से आपको, उसमें आपकी कोई फोटो नहीं होती थी, उसमें से आप जाओगे और वहां पे जो बूथ पे जो भी ऑफिसर होगा उसको दिखाओगे, वो उस लिस्ट में से नाम ढूंढेगा, मैच हुआ तो ठीक है आप वोट दे सकते हो, मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, गांव के किसी आदमी से पूछेगा कि भाई ये आदमी जेन्युइन है या नहीं, उसके बाद आप वोट दे पाओगे। मतलब इस तरह की लिस्ट हुआ करती थी, कोई फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। तो इसकी जो रिकमेंडेशन है सबसे पहले किसने दी, तारकुंडे कमेटी ने दी है। ठीक है। तारकुंडे कमेटी ने दी है और रिकमेंडेशन देने के बाद ये 1993 में ये प्रॉपर तरीके से बना है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, अभी हर पार्टी को फंड दिया जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जो अपना काम करवाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंड देते हैं, पैसे देते हैं कि भाई अगर कल को आपकी सरकार आ गई तो आप हमारे फेवर में काम करना है, यानी जैसे कहीं पे जमीन अलॉट करनी है वो हमें दे देना, कहीं फैक्ट्री लगानी है वो हमें दे देना, ईजी कर देना। तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, फंड करते हैं। तो इसकी जो भी उनको फंडिंग मिल रही है उसको, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई कहाँ से कितना फंड आ रहा है। प्रिवेंट मिस यूजेज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है। गवर्नमेंट मशीनरी का यूज मिसयूज ना हो। ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट इसके रिकमेंडेशन थे। अब उसके बाद एक और कमेटी आती है, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में ये आती है। इसके जो चेयरमैनशिप थी, जिनके अंडर में था ये दिनेश गोस्वामी, उनका नाम था। इनकी जो मेन रिकमेंडेशन थी वो देखिए क्या थी, रीपोल इन केस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, अगर बूथ कैप्चरिंग हुई यानी बूथ को कैप्चर कर लेते हैं तो वहां पे दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाए। ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM का यूज किया जाए। तो हमारे देश में पहले जो इलेक्शंस होते थे तो EVM के थ्रू नहीं होते थे, वो कोई बॉक्स होता था, बैलेट बॉक्स होता था, पेटी होती थी, उसमें पर्ची डाली जाती थी, इस तरह से इलेक्शन कराए जाते थे। तो EVM का जो सिस्टम है जिसमें आप जाके सिर्फ वो बटन दबाते हो, ये वाला जो सिस्टम आया है EVM मशीन का, ये 2004 से आया है। ठीक है। 1982 में 1982 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था केरल के असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है। बाद में इसमें के लिए प्रॉपर कानून बना। ठीक है। तो और 2004 से पूरे भारत में 100% जो वोटिंग है वो इलेक्शन EVM से होने लगी। ठीक है। 2013 में आपका आया VVPAT। ठीक है। VVPAT ये होता है कि जब आप वोट डालने जाते हो तो जो भी आपने बटन दबाया तो बगल में एक बॉक्स होता है जिसमें कि प्रॉपर पर्ची निकल के आती है, उस पर्ची के ऊपर उस पार्टी का सिंबल बना होता है। वो जब वो पर्ची होती है, वो जब निकलती है तो आप उस पर देख पाते हो कि हाँ मेरा वोट जहां मैंने डाला था वहीं पर गया है। तो ये जो VVPAT का सिस्टम है ये 2013 से आया है। इसको बोलते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है। तो 2013 में ये आया है और EVM का यूज जो है 2004 से 100% यूज हो रहा है। ठीक है। रेगुलर रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है। उनका रिवीजन किया जाए। ठीक है। यानी कि जो भी मतदाता सूची है, यानी जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, कोई किसी का एड्रेस चेंज हो गया है,
या कोई भी और रीजन है, ठीक है, तो बार बार इसको क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, ठीक है। आपने सुना होगा भी जैसे कि देश भर में स्पेशल इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, यानी सर जिसको कहते हैं, उसमें जो भी कैंडिडेट है नहीं है, मतदाता है नहीं है, उनका नाम काटना, उनका नाम ऐड करना, वो सारी चीजें, तो एक रिवीजन चल रहा था। ये काम करना, इसकी जो रिकमेंडेशन है इसी कमेटी ने दी थी। उसके बाद स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये बता दिया कि भाई ज़्यादा खर्च ना हो, वही इलेक्शन पे ये ना अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है और वोट खरीदे जा रहे हैं, ऐसा ना हो। रोटेशन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, आपको पता है कि SC ST के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन में सीट रिजर्व होती है, तो उस रिजर्व सीट का रोटेशन होता रहे। जैसे कि मान लो इस वाले इलेक्शन में ये वाली सीट, मतलब सीट नंबर A रिजर्व थी ST कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो अगला इलेक्शन होगा तो इसमें ये वाली सीट किसी ST SC कैंडिडेट के रिजर्व ना होकर कोई और सी सीट रिजर्व होगी, फिर अगला इलेक्शन कोई और सी सीट रिजर्व होगी। तो एक प्रॉपर एक सीट ही रिजर्व नहीं रहती, हर साल वो चेंज होती रहती है, मतलब जब जब इलेक्शन होंगे तो एक बार ये अगले इलेक्शन में भी चेंज होकर अगले किसी और सीट में चली जाएगी। तो रोटेशन रोटेशन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, रोटेशन चलता रहता है। उसके बाद मेजर्स टू रिड्यूस नॉन सीरियस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है, ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट है जो इलेक्शन को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, उनको हटाना या निकालना या उनका नॉमिनेशन कैंसिल करना, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके बाद आपका एक होता है TN सेशन रिफॉर्म। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN सेशन, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने इलेक्शन में बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म किए, किए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ही सख्त कार्रवाई उसमें की, ठीक है। तो ये इनके जो मेजर रिफॉर्म्स है आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ MCC, ठीक है, MCC को बहुत अच्छे से इन्होंने इन्फोर्समेंट किया, लागू करने का काम किया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स किया गया कि वो जो भी हैं इलेक्शन को के रूल हैं उनको सीरियस तरीके से माने, ठीक है। कंट्रोल ओवर मसल एंड मनी पावर, मसल और मनी पावर यानी बाहुबल और पैसों का जो ताकत दिखाई जाती थी इलेक्शन में, उसको कंट्रोल करने का काम किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया अगेंस्ट बाइबरी, वायलेंस एंड मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है। लालच के खिलाफ, बाइबरी जो घूस दी जाती है, किसी भी तरह के दंगे होते हैं और पावर का मिसयूज होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किया, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया। वोटर आईडी कार्ड, अभी मैंने बताया था ना, जो वोटर आईडी कार्ड है, इसी TN सेशन रिफॉर्म के बाद ये 1993 में इसको बनाया गया, जो आपका एपिक नंबर होता है, यानी वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो इसी के बाद बनाया गया 1993 में, ठीक है। फेक वोटिंग को कम करना, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट को के एक्सपेंसेस को क्लोजली चेक किया, ठीक है, कौन कितना खर्च कर रहा है उसको देखना। बूथ कैप्चरिंग एंड रिजिंग रिड्यूस, ठीक है, जो भी धांधली होती है या बूथ कैप्चरिंग होती है उसको बचाना। रीपोलिंग वॉज ऑर्डर्ड व्हेन माल प्रैक्टिस वॉज फाउंड, यानी किसी भी तरह की चुनाव में धांधली हुई है तो उस बूथ पे यानी उस असेंबली में या उस जगह पे दोबारा से चुनाव कराना, रीपोलिंग करवाना, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, आपने देखा होगा ये बंगाल के इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है ये इन्होंने ही दी थी कि भाई सेना लगा दी जाए अगर चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। डिसिप्लिन इन इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी भी तरह का दंगा फसाद ना हो, किसी भी माल प्रैक्टिस ना हो, उसको डिसिप्लिन के साथ उसको कंडक्ट कराया जाए। फिक्स्ड कैंपेन टाइमिंग एंड रेगुलेटेड इस लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर को रेगुलेट करने का काम, ठीक है, और कैंपेन की टाइमिंग क्या होगी उसको रेगुलेट करने का काम TN सेशन की कमेटी ने दिया। अगला आप पढ़ते हैं, अगला हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, इसको RPA
1950 और 1951 बोला जाता है। ये दो तरह के एक्ट हैं। ये वाला जो एक्ट है ये किस लिए होता है, ये खासकर वोटर्स के लिए होता है। ये वाला वोटर के लिए होता है और ये वाला जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कैंडिडेट उसके लिए होता है, ठीक है। तो दिस एक्ट डील विद द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के फाउंडेशन पे बात करता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स को एलोकेट करता है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, प्रिपेरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 है, ये वोटर के लिए बात करता है, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये किसके द्वारा बनाए गए, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, ये दोनों एक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इलेक्शन कमीशन है जो वो सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करता है, वो किसी भी तरह का नियम या कानून नहीं बना सकता है। नियम कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट ने दो कानून बनाए हैं, आरपीए 1950 और आरपीए 1951। आरपीए 1950 बात करता है कि कौन वोट दे सकता है, क्या उसकी एबिलिटी होगी, क्या योग्य, मतलब किस एज में वोट डालना है, किस तरह से कैंडिडेट को का नॉमिनेशन होगा, ये सारी चीजें जो तय करने का काम है वो पार्लियामेंट के द्वारा इसी एक्ट के द्वारा किया गया है। ये 1950 में बना, ये 1950 में और एक 1951 में बना। अब देखो यहाँ पे ये है इसके मेन पॉइंट है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, ठीक है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ये तय करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। उसने तय करके ये रूल बना दिया गया है 1951 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन चुनाव लड़ेगा, ठीक है, नॉमिनेशन प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इलेक्शन डिस्प्यूट एंड पिटीशन किस तरह से, यानी कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको लगता है कि आपका जो इलेक्शन है वो ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ है, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं 45 दिन के अंदर अपनी पिटीशन डाल सकते हैं। तो ये सारे जो रूल रेगुलेशन है ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं बनाए, ये पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ठीक है। करप्ट प्रैक्टिस एंड ऑफेंसेस, ठीक है, ये सारे रूल जो भी है, किसी भी तरह का कोई करप्शन हो, प्रैक्टिस हो, अपराध हो, तो उसके लिए ये सभी तरह के रूल्स हैं जो ये इसमें बनाए हैं। यानी ये एक कैंडिडेट के लिए, यानी जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, और ये किसके लिए, वोटर्स के लिए है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने सेशन को एंड करते हैं, और आप से अगर आपको ये क्लास पसंद आई, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। इससे अगला जो वीडियो है वो भी अपलोड होगा, ठीक है। हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे 1 by 1। थैंक यू सो मच।